Hello everyone, I welcome you all in your accountancy class. Today we will start our new chapter which is cash flow statement. तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होती है वो एक स्टेटमेंट है जो आपको शो करती है आपकी कैश की रिसीट्स और कैश की पेमेंट्स को, या दूसरे वर्ड्स में कहूँ जैसे यहाँ लिखा है कैश फ्लो, तो दूसरे वर्ड्स में बोलूँ तो ये कैश के इनफ्लोज यानी जो भी रिसीट हो रही हैं और जो पेमेंट है उसको आप कह सकते हो कैश का आउटफ्लो। तो कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो जो आपको स्टेटमेंट शो करे फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड उसे कहा जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो या आप इसे ये बोल दीजिए कि ये आपको शो करती है कि आपका सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कैश। सोर्सेज का मतलब कैश आपको कहाँ से तो रिसीव हो रहा है, किन सोर्सेज से, और यूजेस का मतलब आप जहाँ भी कैश को यूटिलाइज कर रहे हैं पेमेंट के रूप में, आउटफ्लो कर रहे हैं, वो हो गए आपके कैश के यूजेस। तो ये एक पर्टिकुलर टाइम के लिए बनाई जाती है से कि आपने एक पूरे ईयर का अपना डाटा लिया कैश से रिलेटेड, तो उसकी एक समरी आपने तैयार कर दी जिसे आप कहेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो दो बैलेंस शीट डेट आप कह सकते हो। दो बैलेंस शीट डेट का मतलब लास्ट ईयर की आपकी बैलेंस शीट और इस ईयर की जो आपकी करंट ईयर के एंड की बैलेंस शीट है, उनके बीच का जो भी कैश इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है उसके रिगार्डिंग हम स्टेटमेंट को तैयार करते हैं। तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस रहेगी, क्योंकि देखो ये कैश के बारे में बता रही है कि कैश आपका कितना आ रहा है कितना जा रहा है, मीन्स आपकी लिक्विडिटी पोजीशन को बता रही है। तो लिक्विडिटी पोजीशन हमारी शॉर्ट टर्म के लिए वैलिड होती है, तो ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग में आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो हेल्प करती है। दूसरा ये आपको जो है वो कैश बजट बनाने में, मतलब आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई, अब नेक्स्ट ईयर का बजट तैयार करना है कि कितना कैश चाहिए होगा, तो उसमें आपको हेल्प कर देगी। नेक्स्ट आपके पास और अब इसका क्या बेनिफिट कह सकते हो कि आप कंपेयर कर सकते हो कि लास्ट ईयर आपने जो बजट बनाया था, आपकी जो इस साल कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या उस पर खरी उतरी, जितना आपने कैश सोचा, जिस तरह का यूजेस सोचे क्या वो सब हुआ। और आपको ट्रेंड शो करती है कैश रिसीट एंड पेमेंट का, या फिर आपको शो करती है कि जो भी आपकी अर्निंग्स हैं वो सब होने के बावजूद भी हो सकता है कि आपके पास लिक्विडिटी पोजीशन आपकी टाइट हो। तो बेसिकली आपको बिजनेस को एक फेयर व्यू प्रेजेंट करती है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। बट इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि कई बार हम विंडो ड्रेसिंग कर देते हैं इसमें, कि लाइक हमने ईयर के एंड में जो है वो स्टॉक लिया, उसको हम आउटफ्लो के रूप में ना शो करके उसको हमने नेक्स्ट ईयर की जो है वो शुरुआत में शो कर दिया। तो इस तरह से कई बार हम विंडो ड्रेसिंग करें तो फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट फेयर व्यू प्रेजेंट नहीं कर पाएगी, और ये प्रीवियस ईयर के डेटा पर बेस्ड होती है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट और कैश बजट में भी डिफरेंस होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होती है वो हिस्टोरिकल नेचर है, यानी पास्ट रिकॉर्ड्स पर बनाई जाती है, और बजट जो होता है वो हम फ्यूचर के लिए बनाते हैं। तो स्टेटमेंट अलग है, बजट अलग है। अब यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं जिन्हें हम बात करेंगे, जिनके बारे में कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप एक टर्म लेते हो कैश और दूसरी आइटम लेते हो कैश इक्विवेलेंट्स। तो कैश में तो देखो कैश आ ही जाएगा, आपका बैंक बैलेंस आ जाएगा, बैंक बैलेंस कह लीजिए, या बैंक में आपके पड़े हुए डिमांड ड्राफ्ट भी आ जाएंगे, यानी जब आप डिमांड करेंगे बैंक आपको वो पेमेंट कर देगा। अब कैश इक्विवेलेंट्स में वो आएंगी जो आपकी चीज़ें जो बिल्कुल हाईली लिक्विड चीज़ें हैं। हाईली लिक्विड का मतलब जो विद इन 3 मंथ्स आप जिन्हें कैश में कन्वर्ट कर लोगे। अब यहाँ क्या हो सकते हैं कैश इक्विवेलेंट्स में, आपकी कोई भी करंट इन्वेस्टमेंट जो विद इन 3 मंथ्स जिसको बेच के आप कैश में कन्वर्ट कर लोगे, या फिर उसी को आप बोल दो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जिनको हम विद इन 3 मंथ्स कैश में कन्वर्ट कर लेंगे। इसी का दूसरा नाम होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जिनके लिए मार्केट हमेशा अवेलेबल रहता है, उन्हें कहा जाता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज। उसके अलावा क्या हो सकते हैं, कॉमर्शियल पेपर हो सकते हैं, बिजनेसमैन यूज करते हैं कॉमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल हो सकते हैं,
तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं एक हाईली लिक्विड है, तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में इंक्लूड होंगी। तो ये आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट इस बात को ध्यान में रखना है। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो आपको ना 3 अलग अलग एक्टिविटीज के थ्रू कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो दिखाएगी। एक दिखाती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंडर कि आपकी बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होंगी। फिर दूसरा जो लॉन्ग टर्म एसेट्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। थर्ड, हम जहां से भी फाइनेंस अरेंज कर रहे हैं या उसी फाइनेंस की जो है वो रीपेमेंट कर रहे हैं, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंडर। 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज में हमने इसको डिवाइड करना होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट को। तो अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जैसे नाम से आपको क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड जो एक्टिविटीज होंगी, बिजनेस की जो मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं, उन्हें कहा जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो यहाँ पे आपने जो है वो बिजनेस की जो भी डेली रूटीन की ट्रांजेक्शन्स होंगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उनसे रिलेटेड कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो लेंगे आप। अब यहाँ पे इनफ्लो कब होगा? जब हम हमारा कोई भी गुड्स सर्विसेज रेंडर करेंगे, उन्हें सेल करेंगे। सेल ऑफ आपका जो भी गुड्स हैं या फिर सर्विसेज हैं, वो नहीं है तो हो सकता है आपको कहीं से कोई कमीशन जो है वो रिसीव हो रहा हो, कोई रॉयल्टी रिसीव हो रही है, आपको राइटर हो आप, आपको रॉयल्टी रिसीव हुई। इसी का अपोजिट क्या है? आउटफ्लो कब हो जाएगा? ये इनफ्लो की बातें हैं कि आपने सेल किया, आपको पैसे जो हैं वो रिसीव हो रहे हैं, तो कैश इनफ्लो हो रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ऑपरेटिंग मतलब मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज, बिजनेस को ऑपरेट करते हुए जो हम एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। कमीशन रिसीव होना, फी रिसीव होना, रॉयल्टी रिसीव होना, सेल ऑफ गुड्स या सेल ऑफ सर्विसेज से जो रेवेन्यू आप जनरेट करोगे। अब इसका उल्टा क्या है कि आप जो है वो बिजनेस के लिए कुछ परचेज करोगे, तो उसके लिए आपने जो पेमेंट करी वो क्या हो गया? आउटफ्लो हो गया आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंडर। आपने क्रेडिटर्स को, बिल्स पेबल्स को जो भी पेमेंट करोगे, वो भी आपका जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंडर होगा। वेजेस, सैलरीज, जैसे कमीशन का रिसीव होना, ऐसे ही वेजेस, सैलरीज को अगर आपने पे किया है तो वो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो का पार्ट बनेगा। मतलब चीजें सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी की हैं। अगर इनफ्लो हो रहा है तो हमारे लिए एडिशन आइटम है, आउटफ्लो हो रहा है तो माइनस कर देंगे हम। देन उसके बाद कैश की हमने कोई पेमेंट की है या फिर कोई इनकम टैक्स हमारे पास जो है वो रिफंड हो रहा है, तो उसको आपने स्पेसिफिकली, जर्नली जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, बट कई बार वो स्पेसिफिकली आपको बताएगा कि इन्वेस्टमेंट या फाइनेंसिंग का पार्ट है, देन इनकम टैक्स की रिफंड उसमें लेनी है। अदरवाइज रिफंड ऑफ इनकम टैक्स वो आपका जनरली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट होगा। आपने अगर पे किया है तो लेस आप करेंगे ही, और रिफंड हो रहा है तो आपका अगर पिछले ईयर से रिलेटेड रिफंड है तो वो इस साल की इनकम में ऐड नहीं हो सकता है। फिर ये हम इन चीज़ों को आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में डिस्कस भी करेंगे। अब ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ मैंने डिस्कस की है एक जर्नल बिजनेस की, कि जो जर्नल कोई भी नेचर ऑफ बिजनेस होगा, एक जर्नल बिजनेस। अब जर्नल क्यों कह रही हूँ मैं? बिकॉज कुछ बिजनेस होते हैं जैसे कि फाइनेंशियल एंटरप्राइज। फाइनेंशियल एंटरप्राइज मतलब जिनका काम होता है सिक्योरिटीज को बेचना या खरीदना, कि सिक्योरिटीज में दूसरी कंपनीज की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना। सिक्योरिटीज मतलब शेयर, डिबेंचर्स में दूसरी कंपनीज के इन्वेस्ट करना और अपनी सिक्योरिटीज को सेल करना। मतलब डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, कुछ और सिक्योरिटीज जो हैं वो दे रहे हैं, बॉन्ड्स हैं वो बेच रहे हैं, जैसे कि बैंक हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए। तो इनका ये जो है ना, इनका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है कि हम सिक्योरिटीज को खरीदना बेचना करना है, मतलब लोगों को बेचेंगे भी और दूसरी कंपनीज की खरीदना भी है। तो इनके लिए जो इंटरेस्ट और डिविडेंड की पेमेंट होगी, डिविडेंड की तो रिसीविंग, इंटरेस्ट की जो पेमेंट होगी या इंटरेस्ट रिसीव करना होगा उन सिक्योरिटीज पर, या उन सिक्योरिटीज में जो भी इन्वेस्टमेंट ये करेंगे, वो इनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगी। किसकी बात कर रही हूं मैं? फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस की। फाइनेंशियल एंटरप्राइज का मतलब जो बैंक होते हैं या फिर म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, इनका बेसिक बिजनेस क्या होता है कि सिक्योरिटीज को खरीदना है, सिक्योरिटीज को बेचना। तो इनके लिए ये चीज ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। मींस
कि अगर ये इंटरेस्ट पे कर रहे हैं किसी को, तो वो इनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंडर आउटफ्लो ऑफ कैश होगा। अगर ये इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं तो वो इनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंडर इनकम या इनफ्लो होगा। जनरली एक दूसरा बिजनेस होगा, उसके लिए इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या होगा? कोई नॉर्मल बिजनेसमैन है, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, उसको कहीं से इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो यही कहेगा कि मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट की थी, उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट रिसीव हुआ। तो इन्वेस्टमेंट की थी तो उस नॉर्मल बिजनेसमैन के लिए वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। बट फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस के लिए इंटरेस्ट पे करना, इंटरेस्ट रिसीव करना या डिविडेंड रिसीव करना, ओनली रिसीव करना डिविडेंड को, ये सब उनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होते हैं। ये ध्यान रखेंगे क्योंकि उनका मेन बिजनेस ही यही होता है। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में नॉर्मल बिजनेसेस कौन से, जो भी आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अलावा बिजनेस हो, जो बिजनेस हैं, तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट का मतलब लॉन्ग टर्म एसेट्स में जो भी हम इन्वेस्ट करते हैं, जिनको हम नियर फ्यूचर में नहीं बेचेंगे, लॉन्ग टर्म हमारी इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ का पार्ट होंगी। कि आपने जो है वो कैश पेमेंट करी है किसके लिए? फिक्स एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ के अंडर क्या हो गया? आउटफ्लो। या फिर आप इसका उल्टा है, आप इन्वेस्टमेंट करने की बजाय जो सेल कर रहे हो, सेल ऑफ फिक्स एसेट कर रहे हो, तो इससे क्या हो जाएगा? कैश का इनफ्लो। फिक्स एसेट्स के अलावा मैं शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकती हूँ किसी दूसरी कंपनी के, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं हम किसी दूसरी कंपनी के, और वही चीज़ हम जो है वो वापस सेल भी कर सकते हैं। हमने इन्वेस्ट किया किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स में, तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के अंडर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंडर उससे क्या हो गया? आउटफ्लो, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो। और अगर आपने वही इन्वेस्टमेंट अपनी सेल कर दी, शेयर सेल कर दिए किसी दूसरी कंपनी के, तो आपके लिए क्या है फिर? कैश का इनफ्लो। बस इतना सा देखना है कि उस एक्टिविटी में वो किस एक्टिविटी के अंडर आएगा जो भी आप कर रहे हैं, और दूसरा उससे कैश आएगा आपके बिजनेस को या बिजनेस से चला जाएगा कैश। तो इनफ्लो आउटफ्लो का आंसर आपको वहां से मिल जाएगा। या आपने किसी दूसरे को जो है वो लोन या एडवांसेस प्रोवाइड किए। अब देखो, लोन अगर मैं लेती हूँ तो मैं फाइनेंस अरेंज कर रही हूँ, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। बट अगर मैं किसी को लोन दे रही हूँ तो मेरे लिए तो इन्वेस्टमेंट है ना, क्योंकि मुझे वापस मिलेगा वो प्रिंसिपल अमाउंट और विद इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो मेरे लिए तो इन्वेस्टमेंट हो गई, एक तरह से एसेट खरीदने जैसा ही हो गया। देखो, हमने ये भी देखा है कि लोन हम जब किसी को दूसरे को दे देते हैं तो उसको हम एसेट साइड पे लिखते हैं ना, लोन एंड एडवांसेस के नाम से। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि एसेट है मेरी। वाई? बिकॉज मुझे फ्यूचर में कैश मिलेगा इससे। तो जब वो एसेट है तो फिर आपकी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज है। देन आपको कहीं से कोई इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। नॉर्मल बिजनेस की बात कर रही हूँ। नॉर्मल बिजनेसमैन को उसने कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट की किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स में या किसी और सिक्योरिटी में, उसको वहां से इंटरेस्ट रिसीव हुआ या डिविडेंड रिसीव हुआ, तो वो उसके लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्यों? क्योंकि आपने सिंपली किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट किया, उसके बदले आपको या डिविडेंड या इंटरेस्ट मिला, तो आपके लिए बन गया वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट। बट अगर आप एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कोई बैंक है या म्यूचुअल फंड कंपनी है, तो ये इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव करना आपके लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है, फिर आपकी ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी की इनकम है। क्यों? क्योंकि आपका बिजनेस ही तो यही है ना, नेचर ऑफ बिजनेस यही है कि सिक्योरिटीज खरीदना, बेचना, इन्वेस्ट करना, काम ही यही है बिजनेस में। तो फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट कब? जब हम एक फाइनेंशियल एंटरप्राइज हैं, बैंक है या म्यूचुअल फंड कंपनी। नॉर्मल बिजनेस है, कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, कुछ और बिजनेस है, तो इंटरेस्ट रिसीव या डिविडेंड रिसीव कब करेगा? जब कहीं इन्वेस्टमेंट करेगा। बट यही चीज कि अगर आप जो है वो डिविडेंड को पे कर रहे हो, अब मैंने कहा डिविडेंड को पे कर रहे हो, डिविडेंड कब पे करोगे? जब आपने अपनी खुद की कैपिटल इशू की हुई है, तब आपको डिविडेंड पे करना होगा। खुद की कैपिटल क्यों इशू करती हूँ मैं? ताकि मैं फाइनेंस अरेंज कर पाऊँ। तो फिर डिविडेंड पे करने की बात कब आई? जब मैंने फाइनेंस अरेंज करने के लिए किसी और को अपनी कैपिटल इशू की। तो डिविडेंड पे करने का मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो है ये।
ये ध्यान में रख के चलना है। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ये तो डिविडेंड तो हमने पहले वाली बात को चलो कंटिन्यू किया, बाकी उसके अलावा क्या क्या हो सकता है कि आप इशू ऑफ शेयर्स कर रहे हैं, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जो है वो आपको इनफ्लो देगा, बिकॉज शेयर्स इशू करने से आपको कैश रिसीव होगा। इशू ऑफ डिबेंचर्स या अदर कुछ भी और भी सिक्योरिटीज इशू करेंगे तो आपका कैश का आपको इनफ्लो होगा। अपने खुद के शेयर्स अगर आप बाय बैक कर लोगे तो उससे आपका कैश का जो है वो आउटफ्लो हो जाएगा। बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, कुछ भी है आपका, तो उससे आपका जो कैश है उससे कैश का आपका आउटफ्लो हो जाएगा। और उसके अलावा क्या हो सकता है हमारे पास, हमने कहा डिविडेंड पे करना। अब अगर हमने डिवेंचर्स इशू किए हुए हैं तो उसके ऊपर हम इंटरेस्ट भी तो पे करेंगे, तो इंटरेस्ट अगर हम पे कर रहे हैं तो वो क्या है, आउटफ्लो है आपके बिजनेस से। और वो क्यों हो रहा है आउटफ्लो, क्योंकि आपने कोई ना कुछ ऐसा इशू किया होगा सामने वाली पार्टी को फाइनेंस अरेंज करने के लिए, जिसकी कॉस्ट आज आपको इंटरेस्ट के रूप में पे करनी है, तो वो फिर आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट हो जाएगा। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था तीनों एक्टिविटीज के बारे में। इसी से रिलेटेड आपका फ्लो चार्ट आपके पास बुक में दिया गया है, बिफोर फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो उस फ्लो चार्ट को आप स्टडी कर ले। यही चीजें हैं जो हमने डिस्कस की, बट एक और रिवीजन आपका अच्छे से हो जाएगा। अब कुछ और टर्म्स हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे पास, जो आपकी इसी से रिलेटेड हैं, आगे आपके काम आने वाली हैं। रिपीटेशन है जो अभी क्या है हमारे पास, कहता है कि इंटरेस्ट और डिविडेंड की बात कर रहा है। तो इंटरेस्ट और डिविडेंड के बारे में एक अच्छे से क्लैरिटी दे दें आपको कि इंटरेस्ट और डिविडेंड जब आप पे करते हो ये दोनों, और अगर आप एक नॉर्मल बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है या कुछ भी है, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है, तो आपने इंटरेस्ट या डिविडेंड पे किया तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है कि फाइनेंस अरेंज करने के लिए आपने, ये कॉस्ट है आपके फाइनेंस की, तो आउटफ्लो हो गया। अगर आपको इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, बिकॉज आपने कहीं इन्वेस्ट किया था किसी के शेयर्स में या किसी और कंपनी के कहीं डिवेंचर्स में, तो इन्वेस्ट करने की वजह से आपको हो गई इनकम, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव्ड। और ये है आपके एक नॉर्मल बिजनेस के लिए, ये दोनों बातें जो हमने डिस्कस की। बट बिजनेस कई बार होता है फाइनेंशियल एंटरप्राइज, जिनका काम होता है सिक्योरिटीज को खरीदना और बेचना, तो वो अगर इंटरेस्ट रिसीव करेंगे या इंटरेस्ट को पे करेंगे, वो दोनों ही उनके लिए उस केस में क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब इंटरेस्ट क्यों कह रही हूं मैं, क्योंकि अगर अपनी कंपनी के शेयर्स वो अगर इशू कर देते हैं और उसके ऊपर वो डिविडेंड को पे कर रहे हैं, तो वो तो उनके लिए भी फाइनेंसिंग है कि उन्होंने अपने खुद के शेयर्स जो है वो इशू किए और उस पर वो डिविडेंड पे कर रहे हैं, वो उनके लिए भी फाइनेंसिंग है। बट अगर उन्हें कहीं से डिविडेंड रिसीव हो रहा है, इट मीन्स उन्होंने किसी और कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, तो वो उनका नेचर ऑफ बिजनेस है कि दूसरी कंपनीज के शेयर में इन्वेस्ट करना, तो वो सब कुछ उनके लिए इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड या इंटरेस्ट पेड, ये सब कुछ उनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। बस एक डिविडेंड पेड को छोड़कर, डिविडेंड पेड मैन्युफैक्चरिंग हो या फाइनेंशियल एंटरप्राइज हो, दोनों के लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। अपने खुद के ही शेयर अगर इशू कर दोगे तो वो तो फिर बेसिकली फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। देन आते हैं आपके टैक्सेस ऑन इनकम। टैक्सेस ऑन इनकम मतलब आपका जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसके ऊपर आप जो भी टैक्स पे करते हो, तो वो बाय डिफॉल्ट आपका जो है वो, मतलब जर्नल केसेस में आप उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डिडक्शन करके दिखाते हो कि करंट ईयर का मैंने इतना टैक्स पे किया। स्पेसिफिकली बोल दे कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे टैक्स लगेगा तब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो होगा, वरना जर्नली टैक्स जो भी इनकम पर पे होगा वो आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से पे करके दिखाना है। फिर उसके बाद होती हैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टर्म्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टर्म्स मतलब आपको इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो रहा है या कुछ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कहीं से आपको कुछ और लॉ शूट से कोई पेमेंट रिसीव हो रही है, तो उनको आपने जो है वो जिस भी एक्टिविटी से वो बिलोंग करे उन्हें वहां शो करना है। जैसे इंश्योरेंस कंपनी से मुझे क्लेम रिसीव हुआ तो वो मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एज इनफ्लो शो करना है कि मुझे क्लेम रिसीव हो रहा है इंश्योरेंस कंपनी से, या बैड डेट रिकवर्ड हो रहे हैं आपके, इस टाइप में कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। देन
आपके पास वो कहता है कि कुछ और हो सकती है नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स। नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स मतलब कि जिनसे एक्चुअल कैश मूव नहीं होगा लेकिन वो बिजनेस को अफेक्ट कर रही हैं। उन नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स को आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट नहीं मानना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जो है वो डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया, जितने के डिबेंचर्स से उतने के शेयर्स में कन्वर्ट हो गए, तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट पे कोई फर्क नहीं है कि वो आपकी शेयर कैपिटल है या वो डिबेंचर्स हैं, क्योंकि दोनों ही आपके जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो उन्हें वहां आप कोई चेंजेस उसमें शो नहीं करेंगे, तो वो आउटसाइड ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट रहते हैं। लाइक आपने कोई जो है वो एसेट खरीदी है बाय इशूइंग डिबेंचर्स और शेयर्स, तो वो भी आपका कैश तो से मूव नहीं हो रहा है, तो उसको भी आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में शो नहीं करना। तो ये बेसिक आपका कॉन्सेप्ट था कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। नेक्स्ट हमारे न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे नेक्स्ट वीडियो से। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।